हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूँ। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन यहाँ पे मेरे तरफ से किया जा रहा है विद सॉल्यूशंस। और यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट 3 तक कवर कर लिया है। आज हम लोग पार्ट 4 यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं PYQ सीरीज। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करें, सभी लोगों को इनवाइट करें ताकि वो भी एक इसका हिस्सा बन सके और वो भी इसको प्रैक्टिस कर सके PYQ सीरीज को, जो कि मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन किया जा रहा है मेरे तरफ से। आज का जो पूरा सीरीज रहेगा, आज का जो सीरीज रहेगा वो सीरीज आपका रहेगा टोटली मैथ्स को लेकर के और आपका मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के। ये दोनों सीरीज आज का हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज के क्वेश्चंस मैक्सिमम आपके मैथ्स और जो मॉडर्न हिस्ट्री से जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उसी में से आपको सभी लोग को आंसर्स करने हैं। तो अपने साथ कॉपी पेन रखते हुए चलिएगा ताकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आपके सामने देखने को मिलेंगे। उसको जल्दी से जल्दी आपको सॉल्व करना है मैथ्स के प्रॉब्लम, और फिर आंसर आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो इनवाइट कर दीजिए जल्दी से। सेशन को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, सभी ग्रुप्स में शेयर करें, सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि वो भी इस PYQ सीरीज का हिस्सा बन सके और अपने पोटेंशियल को चेक कर सकें कि उनकी तैयारी किस लेवल पर है। वो एक तरह से आप लोग को आइडिया लगता हुआ चलेगा इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद। अंतिम में आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइएगा जरूर कि आपके कितने मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कितने मार्क्स आपके आज के क्लास में होंगे। याद रखिएगा, आपको काउंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, सॉल्व कीजिए और उसके बाद आंसर बताइए। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम 12 मीटर्स लॉन्ग, 9 मीटर्स वाइड, 8 मीटर्स हाई इज। एक कमरा जिसकी लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 9 मीटर है, ऊंचाई 8 मीटर है, रखे जा सकने वाले खंबे की अधिकतम लंबाई क्या होगी, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने 864 मीटर, 10 मीटर, 17 मीटर, 43 मीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर करें, विच वन इज द राइट आंसर। जल्दी से बताएं कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर सही है, ये आपको बताना। 121। देखिए यहाँ पे बात कही जा रही है एक रूम का, यहाँ पे डायमेंशन आपको दिया हुआ है 12 मीटर, 9 मीटर, 8 मीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आपको बताना है उस रूम में सबसे बड़ा जो खंबा आएगा उसकी लंबाई क्या होगी, वो आपको बताना है। ठीक है, तो 12, 9, 8 आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो लेंथ कितना दिया हुआ है रूम का, 12 मीटर। ठीक है, ब्रेथ कितना दिया हुआ है, ये आपका 9 मीटर, और हाइट कितना है, हाइट है 8 मीटर। ठीक है, ये 3 डायमेंशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इससे साफ दिख रहा है कि ये आपका जो है ये बेसिकली एक क्यूबाइडल रूम यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर डायगोनल्स की बात यहाँ पे की जा रही है। क्यूबाइडल रूम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो लेंथ होगा, लेंथ जो होगा, लंबाई जो किसकी, पोल की, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल, सबसे बड़ा पोल जो आपको देखने को मिलेगा, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायगोनल निकाल करके। ठीक है, डायगोनल देखिए यहाँ पे एक रूम है। ठीक है, ये रूम यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस रूम की आपको यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दिस इज रूम, लेंथ 12 मीटर, ये 9 मीटर और ये 8 मीटर हाइट। ठीक है, आपको बताना है इस रूम में जो सबसे बड़ा जो पोल होगा वो कितना लेंथ का हम लोग इसमें प्रेस कर सकते हैं। तो ये वाले बात की जा रही है, इसकी बात की जा रही है, इसका लेंथ निकालना, दैट इज डायगोनल की बात की जा रही है, डायगोनल निकालने की बात की जा रही है। तो ये डायगोनल ऑफ रूम के बराबर होगा। तो रूम का डायगोनल कैसे निकालेंगे, रूम का डायगोनल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, रूम का डायगोनल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला L² B² H²। सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। L यानी 12 का स्क्वायर, B यानी 9 का स्क्वायर, H यानी 8 का स्क्वायर। कितना होगा, कैलकुलेट करें। 144, 81, 64, तीनों को जब हम जोड़ेंगे कितना आएगा, 9, 18,
और 2, कितना आएगा 289। 289 को हम लोग लिख सकते हैं 17 गुने 17, पेयर में आ गया यानी एक बाहर, यानी 17 मीटर इज द राइट आंसर। इसका लेंथ कितना होगा 17 मीटर। तो सबसे लंबा जो पोल होगा वो कितना डायमेंशन का होगा 17 मीटर। डैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, डन, समझ में आ गया। तो जिन लोगों ने भी सी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नोट कर लिया ना? अरे नोट किया कि नहीं किया, समझ में आया कि नहीं आया? बस हमने क्या किया, हमने बस ये फॉर्मूला लगाया, इस फॉर्मूला से जो वैल्यू आई आपकी 17 आई और ये 17 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, x की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, x इज इक्वल टू -2/3। आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 11। आपको बताना है कि इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी जब हम x की वैल्यू इसमें रखेंगे। तो x की वैल्यू -2/3, x की वैल्यू आपको इसमें रखना है, तो आपको इक्वेशन की वैल्यू कितनी आएगी ये आपको बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताइए इक्वेशन की वैल्यू क्या है 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 11। ठीक है, चीटिंग नहीं करना है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 11, ठीक है यही है। और x की वैल्यू क्या है, गिवन है -2/3, -2/3 है ना, क्या है, हाँ -2/3 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें क्या करना है -2/3 पुट करनी है, वही तो करना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें -2/3 पुट करनी है। तो 9 हमने क्या किया -2/3 स्क्वायर -3 -2/3 -11, ठीक है यहाँ पे आप देख लिए। तो 9, देखिए माइनस का स्क्वायर है, यानी माइनस को जब हम माइनस से ही गुना करेंगे तो मेरा आंसर प्लस आएगा। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 2 का पावर 4, या 2 का पावर 2 4, 3 का पावर 2 9, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये 3 से कट गया, यहाँ पे क्या बचा 2 बचेगा ना, -11, यहाँ पे 9 से ये कट गया, तो 4 + 2 -11, तो ये आ गया 6 -11। ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 11 में से 6 गया 5, बड़ा कौन है 11, 11 के पास कौन सा साइन है माइनस, तो एक्स यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा -5। आंसर क्या आएगा -5। तो ऑप्शन में जहाँ पे -5 है वो आपका आंसर। समझ में आया, समझ में आया। देखिए कितना इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप यही सारे क्वेश्चन जो है वो स्किप कर देते हैं। आप बताइए क्या ये स्किप करने का क्वेश्चन था, छोड़ने वाला क्वेश्चन है? बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छे से आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन है, ठीक है, जिसका लेंथ कितना है 150 मीटर है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है ट्रेन, ठीक है, और कितने की स्पीड से 144 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये आपका ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है 150 मीटर, स्पीड कितनी है 144 किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके कैन क्रॉस 250 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन। आगे आपको एक ब्रिज है, ये कितने लंबा ब्रिज है, ये 250 मीटर ब्रिज है। आपको बताना है ये जो ट्रेन है ये इस ब्रिज को कितने समय में क्रॉस कर देगा, ये आपको बताना कितने समय में क्रॉस कर देगा। बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है पहले आप चीज़ को नोटिस करें। एक जगह पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डायमेंशन किस पर है, मीटर पे है। ठीक है, मीटर में दिया हुआ है ना, मीटर में, यहाँ पे भी मीटर में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर में दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबको एक डायमेंशन में लाना पड़ेगा, सबको एक डायमेंशन में लाना पड़ेगा। इसको मानते हैं ना सभी लोग। तो पहले सबसे पहले चीज़ हम लोग बात करते हैं, आइए इसको सॉल्व कर। जिन लोगों ने सॉल्व किया आंसर बताते हुए चलिए, क्या आपका आंसर आया 122 नंबर क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है लेंथ ऑफ ट्रेन, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है। ट्रेन की लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो 150 मीटर आप देख सकते हैं ना, 150 मीटर है। स्पीड की हम लोग बात करें, ट्रेन की स्पीड कितनी है 144 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो स्पीड है 144 किलोमीटर प्रति घंटा। लेंथ ऑफ ब्रिज की बात करें, ब्रिज का लेंथ कितना दिया हुआ है 250 मीटर, यही तो दिया हुआ है। ट्रेन का लेंथ जो है वो 150 है, ये 250 है, ये 144 है, यही तो है, हाँ यही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
मैं आपको बता दूं, अगर कोई किलोमीटर प्रति आवर में कोई यूनिट है तो उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 5/18 से गुना करना पड़ता है। ये ध्यान रखिएगा, 5/18 से हमें क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। ठीक है, डन। तो वही चीज़ अगर हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं 144 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका 8 बार में, तो हम इसको लिख सकते हैं 40 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। स्पीड की वैल्यू, स्पीड मेरी कितनी आ गई, 40 मीटर पर सेकेंड। आ गया ना, समझ में आया कि नहीं आया, 40 मीटर पर सेकेंड। अब सभी यूनिट आपके समान हो गए, सभी यूनिट आपके समान हो गए। ये ट्रेन जो है, इस ट्रेन को, ये लेंथ ऑफ ब्रिज से इसको क्रॉस करना है, 250 मीटर का ब्रिज है, तो टोटल लेंथ कितना हो गया आप देख सकते हैं, मतलब कितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर करना है ट्रेन को। टोटल डिस्टेंस कवर जो करना है, टोटल डिस्टेंस देखिए 150 तो लेंथ आपका किसका हो गया, ट्रेन का ही हो गया, और 250 मीटर आपका ब्रिज का हो गया। तो टोटल डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये आपका 400 मीटर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 400 मीटर, 400 मीटर हो जाएगा। अब टोटल डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेन को 400 मीटर यहाँ पे आप देख सकते हैं कवर कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया है, बहुत सिंपल है, आप सभी को पता है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस बाई स्पीड होगा कि नहीं होगा। तो 400 ऊपर में स्पीड कितनी निकाली मैंने, 40, कट गया 10, तो ये किस में आएगा, 10 सेकेंड। तो कितना टाइम लगेगा उस ब्रिज को क्रॉस करने में, उस ब्रिज को क्रॉस करने में 10 सेकेंड का समय लगेगा। आंसर देखिए कहाँ पे 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, डन। तो जिन्होंने आंसर डी बोला है उनका आंसर सही है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, अच्छे से रिवीजन करते हुए चलिएगा। ठीक है, क्लियर, नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख कितने इजी इजी क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चंस आप लोग छोड़ करके आते हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन से रिलेटेड यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। एक एग्जामिनेशन में, पेपर में जो यहाँ पे कैंडिडेट है वो क्या किया है, प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी अथवा इतिहास अथवा दोनों लेता है। या तो हिंदी पेपर लिया है या इतिहास लिया या दोनों लिया। 66% हिंदी, 59% इतिहास, और कुल उम्मीदवार की बात करें तो 300 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो कितने उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी और इतिहास दोनों लिए हैं, ये आपको बताना। हिंदी इतिहास दोनों लिए, देख सकते हैं। देखिए एक पेपर है आपका हिंदी का, ठीक है, एक पेपर हिंदी है, एक पेपर इतिहास है। थोड़ा सा ध्यान से इसको समझे, एक पेपर है हिंदी और एक पेपर है हिस्ट्री। क्या है, हिस्ट्री। हिंदी लेने वालों की संख्या जो है वो 66% है, यही तो क्वेश्चन कह रहा है, 66%। जो इतिहास लिया है उसकी संख्या कितनी है, 59%। ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये हिंदी प्लस हिस्ट्री दोनों लिए हैं, हिंदी प्लस हिस्ट्री दोनों लेने वाले हैं, तो ये हमें पता नहीं है। इसका यहाँ पे हमें संख्या निकालनी है। टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं, टोटल कितना है, 3000 यहाँ पे उम्मीदवार है, 3000 कैंडिडेट्स हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। आपको बताना है ये वाले जो कैंडिडेट्स हैं ना, इसकी संख्या बतानी है, इसकी संख्या बतानी है। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा हम लोग इसको कवर करते हुए चलते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, जिन्होंने जो सॉल्व कर रहे हैं सॉल्व करते हुए चलें, ध्यान से समझिएगा। हिंदी लेने वालों की संख्या कितनी थी, कितनी दी हुई है, कितने प्रतिशत लोगों ने हिंदी ली है, 69% लोगों ने हिंदी ली है। और जिन छात्रों ने इतिहास लिया है वो कितने प्रतिशत दिया हुआ है, 59% दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग बात करें टोटल कैंडिडेट्स की बात करें, टोटल उम्मीदवार की बात करें, ध्यान से समझिएगा, टोटल उम्मीदवार कितने हैं, 100% की तो बात की जा रही है, और 100% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3000। टोटल उम्मीदवार कितने हैं, 3000 है ना। कुल उम्मीदवार की संख्या कितनी है, 3000, मतलब 100% स्टूडेंट की वैल्यू कितनी है, 3000 यहाँ पे आप कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब हम कह सकते हैं कि जो देखिए हमें उन कैंडिडेट की संख्या निकालनी है जो कैंडिडेट बेसिकली हिंदी और हिस्ट्री दोनों लिया है, हिंदी और हिस्ट्री दोनों लिया है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है,
तो टोटल कैंडिडेट्स की अगर वैल्यू हम निकालें तो टोटल कैंडिडेट्स की वैल्यू क्या आएगी, देखिए ध्यान से समझिएगा, टोटल कैंडिडेट्स की वैल्यू क्या आई, आप ध्यान से समझ सकते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। टोटल कैंडिडेट्स को हम क्या कह सकते हैं, जिन्होंने हिंदी ली, ये ध्यान रखिएगा, हिंदी ली, जिन्होंने हिस्ट्री ली, ठीक है, और उसमें से अगर हम घटा दें जो हिंदी और हिस्ट्री दोनों लिए हैं तो हमारी कुल कैंडिडेट की संख्या आ जाएगी कि नहीं आएगी, अरे बताइए कुल कैंडिडेट की संख्या आएगी कि नहीं आएगी। जिन्होंने हिंदी ली, जिन्होंने हिस्ट्री ली, जोड़ करके जिन्होंने दोनों लिया है उसको घटा दीजिए तो आपकी टोटल कैंडिडेट्स की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सा, तो यही चीज़ें तो हमने यहाँ पे करनी है। तो टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, 100% है। हिंदी वालों की संख्या कितनी है, 66% है। हिस्ट्री वालों की संख्या कितनी है, 59% है। और जिन्होंने दोनों लिया है उसको तो हम लोगों ने एक्स माना, X% माना, अभी तो एक्स माना, यहाँ देखिए एक्स माना, ये वाला जिन्होंने दोनों लिया है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, X% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आ जाएगा 9 6 15, 6 5 11 और 1 12%, और ये 100 इधर आएगा तो माइनस में 100% हो जाएगा। तो X% की वैल्यू कितनी आएगी, 25%। मानते हैं ना, मतलब 25% छात्र ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी और हिस्ट्री दोनों ली है, ठीक है। अब हमें परसेंटेज से मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें नंबर चाहिए, कितने छात्र एक्चुअल में है, कितने प्रतिशत नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है संख्या, बताइए संख्या कितने हैं। तो टोटल कैंडिडेट कितने हैं, टोटल कैंडिडेट 3000 है। 3000 में 25% आपको जो देखने को मिलेगा, जिन्होंने हिंदी प्लस हिस्ट्री लिया है, तो 25% लोगों ने लिया है। कितने में, 3000 में, 3000 में 25% लोगों ने लिया है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25 को हम क्या किए, परसेंटेज हटा तो नीचे 100 आया, 3000, ये 2 से 2 कट गया, 25 दिया 75, यानी टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 750 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिन्होंने क्या किया है, हिंदी और हिस्ट्री दोनों इन्होंने चयन किया है। आप देख सकते हैं, तो आंसर क्या होगा, 750। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं। आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा एक बार वापस से, जिनको नहीं समझ में आया वापस से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा 750 आपका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती है वो आपको बताना है। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो सिर्फ और वन और अपने आप के टेबल में जो संख्या आपका आए उसी को हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो 1 से 50 के बीच की बात कही जा रही है, कितने संख्या आती है वो आपको काउंट करना है, जल्दी से बताइए। देखते हैं जेन्युइन तरीके से सभी लोग आंसर करते हुए, चलिए नो चीटिंग, ठीक है, आपको चीटिंग नहीं करनी है। और जितने एक्चुअल में आंसर आ रहे हैं, जितने एक्चुअल में सही हो रहे हैं आपके आंसर्स, वही आपको लास्ट में लिखना है, ठीक है, कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए। तो प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या की अगर हम लोग बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, 1 के टेबल में आता है और अपने आप के टेबल में आता है, ठीक है, अपने आप के टेबल में आता है। तो हम लोग 1 से 50 के रेंज में पूछा है, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ठीक है। ये और किसी के टेबल में तो नहीं आता, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, ठीक है, 29 हो गया। फिर अगर हम लोग बात करें, 31 हो गया, फिर 37 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया। टोटल कितने हो गए, तो आप देख सकते हैं ये टोटल आप काउंट कीजिए, टोटल आपके 15 संख्या हो गए। 15 इज द राइट आंसर। अभाज्य संख्या टोटल कितने हैं, 15 है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1 से 50 के बीच में पूछ रहा है, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कितने सिंपल क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कितने सिंपल क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 127। देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया हुआ है, x प्लस 1/y की वैल्यू 1 है, y प्लस 1/z की वैल्यू 1 है। तो आपको z प्लस 1/x की वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आपको बताना है,
तो अगर हम z की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लें और दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दें, दोनों का मान, तो मेरा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या होगा, तो वैसे ही इसको करना है, जल्दी से इसको सॉल्व करें। मैं भी यहाँ पे आपके साथ साथ इसको सॉल्व कर रहा हूँ। x प्लस 1/y की वैल्यू क्या है, 1 है, और दूसरा है y प्लस 1/z की वैल्यू 1। ठीक है, क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए। y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो x की वैल्यू अगर हम बात करें यहाँ से निकालने को लेकर के, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x हमें 1/x निकालना है, तो 1 माइनस 1/y आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू ले तो ये क्या होगा, y माइनस 1/y हो गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम लोग बात करें, हमें जो निकालनी है, हमें निकालनी है z प्लस 1/x, यही तो निकालना है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्वेश्चन यही तो कह रहा है, क्वेश्चन यही तो कह रहा है, क्वेश्चन यही तो कह रहा है, z प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें सबसे पहले 1/x निकालना है। तो 1/x की वैल्यू अगर हम कर लें, तो ये इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे, y/y माइनस 1, ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, दूसरे इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरे इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमें यहाँ से z निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/z इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं। और z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस वाई, कोई दिक्कत तो नहीं, 1/1 माइनस वाई। हमें z की वैल्यू भी आ गई और 1/x की वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी है, बिल्कुल वैसे ही रखनी है, दो की जैसे वैल्यू यहाँ पे दी गई है। तो z की वैल्यू कितनी है, 1/1 माइनस वाई, यही तो है। फिर आपका बीच में प्लस है, नीचे में आ गया क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/x की वैल्यू y, और नीचे में y माइनस 1, यही तो है। अब क्या करना है, ये 1 माइनस वाई है, ये y माइनस 1 है, हमें इसको क्या करना है, सेम लाना है नीचे। तो ये यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ना, बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस, और नीचे में क्या आ जाएगा, y/1 माइनस वाई, है ना। अब तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो कॉमन हो गया, एलसीएम, एलसीएम अगर लेंगे तो 1 माइनस वाई आएगा, ऊपर भी क्या आएगा, 1 माइनस वाई आएगा, है ना। दोनों सेम है, दोनों कट गया, आंसर कितना आया, आंसर 1 आया। तो 1 यहाँ पे ऑप्शन में आपका कहीं पे है क्या, 1 बिल्कुल ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। क्लियर, डन। समझ में आ गया, क्लियर। देखिए ये सारे पीडीएफ्स आपके अवेलेबल हैं, यह ध्यान रखिएगा। ये तीनों पीडीएफ आपको यहाँ पे आपको जो प्रोवाइड किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ, देखिए बहुत नॉमिनल प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, 299 पर मंथ में ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तीनों पीडीएफ डेट वाइज डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, तीनों पीडीएफ। बिहार न्यूज़ का पीडीएफ आपका अलग है, 149 पर मंथ आप देख सकते हैं। करंट अफेयर का पीडीएफ आप देख सकते हैं, फरवरी से अक्टूबर का। यहाँ पे आपको क्या है, करंट अफेयर के आपके नोट्स यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, करंट अफेयर के नोट्स मिलेगा, प्लस एमसीक्यू के आपको नोट्स मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ 399 आप देख सकते हैं। मंथली एमसीक्यू और नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और ये ईयरली अभी जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं उसके पीडीएफ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ व्हाट्सअप करना है, यहाँ पे व्हाट्सअप करने के साथ आपको पेमेंट्स प्रोसेस बता दिया जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे ये सारे पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएंगे व्हाट्सअप पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, यदि हम माँ की आयु जोड़ दें तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो माँ की आयु ज्ञात करनी है। 4 सिस्टर्स हैं जिनका एवरेज एज 7 ईयर्स दिया हुआ है। अगर हम मदर का एज उसमें ऐड कर देते हैं तो 6 साल उसमें और इंक्रीज हो जाता है। तो मदर का एज कितना है वो हमें बताना है। बताइए बताइए, बहुत सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, कोशिश करें इसको सॉल्व करने का। चलिए आपके साथ साथ मैं भी इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए 4 सिस्टर हैं, है ना, 4 बहनें हैं। ठीक है, उनका एवरेज एज दिया हुआ है कितना, 7 वर्ष, 7 वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है,
तो अगर हम टोटल एज की बात करें, कुल वर्ष की बात करें, तो आप क्या करेंगे, 4 को गुना कर देंगे ना, तो टोटल एज कितना हो जाएगा, चारों का मिला करके 28 साल हो जाएगा। चारों का मिला करके, चारों बहनों का अगर मिला करके बात करें तो चारों बहनों का एज मिला करके बात करें तो 28 साल हो। और चारों बहनों का जो एज है वो औसतम, ये एवरेज दिया हुआ है, एवरेज यानी औसतम, ठीक है, औसत, ठीक है। आपका यहाँ पे 7 वर्ष दिया हुआ है। अगर हमने मदर का एज भी ऐड कर दिया, मदर का एज हमें निकालना है, तो मदर का एज मान लेते हैं हम लोग एक्स मान ले। अगर हमने मदर का भी एज निकालना है तो अगर हम सिस्टर, 4 सिस्टर और मदर का एज अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 28 4 बहन का हो गया और मदर का कितना हो गया, एक्स हो गया। यही तो होगा, यही तो होगा, यही तो हो रहा है। लेकिन अगर हम टोटल निकालें, टोटल एज निकालें, है ना, टोटल एज देखिए, देखो न्यू एवरेज, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है अगर मदर का एज अगर हम लोग जोड़ दें 4 बहनों में तो ये आपका ये टोटल हो गया। लेकिन न्यू एवरेज की अगर हम बात करें, न्यू एवरेज एज आ जाएगा ना, अगर हम लोग सिस्टर और मदर का एवरेज एज निकालें तो कितना हो जाएगा, 6 बढ़ोतरी हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर हम माँ की आयु जोड़ दें तो औसतन 6 वर्ष हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो औसतन एज कितना है, 7 है, 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 बढ़ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 13 ईयर्स हो जाएंगे ना, 13 ईयर्स। अब हम टोटल एज की बात करें, टोटल एज यानी सिस्टर और मदर दोनों का एज मिला करके बात करें तो कितना हो जाएगा, ये 13 है, टोटल कितने लोग हैं, 4 बहन और 1 मदर, यानी टोटल 5 लोग हैं, तो ये कितने हो गए, 65 ईयर्स हो गए ना, टोटल वर्ष 65 हो गए ना। मतलब 28 बहनों का एज, उसमें मदर का एज एक्स हम जोड़ दें तो टोटल एज कितना हो जाएगा, 65 ईयर्स हो जाएगा। तो मदर का एज कितना होगा, 65 में से 28 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो ये आपका 37 ईयर्स आ जाएगा। सिंपल है, सिंपल है, इजी था ना। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 37 वर्ष, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्या किया हमने, 4 बहनों का एज दिया हुआ है 7 वर्ष, ठीक है, औसतम यहाँ पे दिया हुआ है 4 बहनों का एज। टोटल एज अगर हम निकाले चारों बहनों को मिला करके तो 4 को 7 से गुना कर दिया, 28 वर्ष, यानी चारों बहनों का एज मिला करके कितना होता है, टोटल 28 वर्ष होता है। मदर का एज हमें निकालना है तो हमने उसको एक्स मान लिया। अब 4 बहन और मदर के एज को जब हम जोड़ेंगे तो 4 बहन का एज 28 है, मदर का एज है एक्स, दोनों को जोड़ दिए। जब मदर का एज हम चारों बहनों के एज से जोड़ते हैं तो औसतम जो है वो हमारा 6 आपका बढ़ जाता है। तो पहले 7 था, 4 बहनों का औसत का आयु जो थी वो आपकी 7 वर्ष थी, मदर का एज जोड़े तो 6 बढ़ गया, यानी टोटल 13 हो गया। अब टोटल एज की बात करें, टोटल एज 4 बहन और मदर का दोनों सबका मिलाकर, पाँचों का मिलाकर के कितना एज हो जाएगा, 65 वर्ष हो जाएगा। तो 28 बहन और माँ का एज मिला करके टोटल कितना हो गया, 65 वर्ष हो गया। तो बहन का एज जब घटा देंगे कुल एज में से, टोटल आयु में से, तो माँ का एज निकल जाएगा। तो माँ का एज कितना है, 37 है, ठीक है, क्लियर। तो जिन्होंने 37 बोला था उनका आंसर सही है, ठीक है। आइए बात करते हैं, तो यहाँ तक मैथ था। अब आइए थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। बाल गंगाधर तिलक केम टू बी नोन एज लोकमान्य तिलक व्हेन, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब, कब, ये आपको बताना है, कब, ये आपको बताना है। वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने थे। ही स्टार्टेड अ पॉपुलर न्यूज़पेपर, ठीक है, ही स्टार्टेड अ पॉपुलर न्यूज़पेपर, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था, ठीक है, एक्यूज्ड बनाया था। उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया, और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए, बताइए, विच वन इज द राइट आंसर, विच वन इज द राइट आंसर, बताइए। देखिए, बाल गंगाधर तिलक का जो जन्म हुआ था ना, तो स्टार्टिंग में उनका नाम था केशव गंगाधर तिलक, ठीक है, क्या नाम था उनका, केशव गंगाधर तिलक, गंगाधर तिलक, ये ध्यान रखिएगा। केशव गंगाधर तिलक के साथ साथ वो एक राष्ट्रवाद थे, शिक्षक थे, वकील थे, और एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता भी थे, इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी थे। पहले लीडर थे भारत के, भारत स्वतंत्रता आंदोलन के ये पहले लीडर भी रह चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इनको बेसिकली
जो ब्रिटिश अधिकारी जो थे वो इनको क्या कहते थे, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ये इनको इस नाम से जाना जाता था। और लोकमान्य तिलक के नाम से भी ये बहुत ज़्यादा प्रचलित थे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेड बाय द पीपुल एज द लीडर, यानी लोगों के नेता के रूप में इनको जाना जाता था। लोगों का नेतृत्व करते थे, भारतीय लोगों का भारत के आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में। ठीक है, और इनके द्वारा बेसिकली 2 न्यूज़पेपर यानी केसरी को मराठी में और महार्था जो इंग्लिश है उसको बेसिकली इनके द्वारा स्थापित किया गया। तो आप देख सकते हैं शिक्षक भी थे, अखबार भी इनके द्वारा शुरू किया गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं ये बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इनको एक्यूज भी बनाया गया था, रैंड मर्डर केस में अभियुक्त भी बनाया गया था। देख सकते हैं जो कमिश्नर सी रैंड और लेफ्टिनेंट आयरेस्ट 1897 को जून महीने में जो असैसिनेट हुए थे उनमें इनको एक्यूज बनाया गया था, अपराधी माना गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसलिए इनको 18 महीने का सजा भी सुनाई गई थी जेल को लेकर के। तो ऊपर के तीनों आप देख सकते हैं सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी, ये आपको बताना है। भगत सिंह की उम्र क्या थी जब असेंबली में इनके द्वारा बम फेंका गया था? 21 वर्ष, 21 वर्ष से थोड़ा सा ज़्यादा, 25 साल या 25 साल से थोड़ा सा ज़्यादा, ये आपको बताना। तो ये अकेले नहीं थे, अगर मैं आपको बताऊं भगत सिंह अकेले नहीं थे, उनके दोस्त भी थे, बाटू केशवर दत्त, ये दोनों के द्वारा ग्रेनेड फेंका गया था असेंबली चैम्बर में। और दिन था 8 अप्रैल 1929। दिन कब था? 8 अप्रैल 1929 का वह दिन था जब ये बम फेंका गया था। और इनके तरफ से स्लोगन भी चिल्लाया गया था, इनकलाब जिंदाबाद का, उसी टाइम पे ही। और चैम्बर के पास इनके द्वारा बम फेंका गया था, लेकिन सही ये है कि किसी को भी इससे हानि नहीं पहुंची थी। उनका मकसद भी नहीं था किसी को मारने को लेकर के, बल्कि पूरा चैम्बर जो था वो पूरा धुआं से भर गया था। बस कुछ ब्रिटिश अधिकारी थे वो इंजर्ड हुए थे, ये ध्यान रखिएगा। और उनकी उम्र जो थी उस टाइम पे अगर हम लोग बात करें उनकी उम्र अगर हम लोग बात करें तो 21 साल 6 मंथ 10 दिन था जब इनके द्वारा ये आपका इंसिडेंट इन्होंने किया था। ये कब किया था? 8 अप्रैल 1929 को, यानी ऑलमोस्ट 22 साल के थे, आप देख सकते हैं। तो उससे तो 21 वर्ष से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जिन्होंने बी आंसर किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग नरसंहार की अगर हम लोग बात करें, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो ये आपको बताना। जालियांवाला बाग जो था वो जो मसाकरे था, ये आपको बताना है किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था, ये आपको बताना है। विच वन इज द राइट आंसर, बताइए बताइए। तो जालियांवाला बाग मसाकरे हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल, है ना। और ये बेसिकली हुआ था रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में ये आपका हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। जालियांवाला बाग मसाकरे का जो गार्डन है वो 6 से 7 एकड़ में आपका है, ये ध्यान रख सकते हैं। अमृतसर में आपको देखने को मिलेगा। पंजाबी के द्वारा यहाँ पे 15,000 से 20,000 लोग यहाँ पे जमा हुए थे, सिख 15 से 20,000 सिख यहाँ पे जमा हुए थे, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता था बैसाखी, ठीक है। और उसी टाइम पे ही ये रिवॉल्ट आपका चल रहा था रॉलेट एक्ट का, और यहाँ पर बिना किसी ट्रायल के यहाँ पे वारंट यहाँ पे जारी कर दिया गया था सूट का, ये ध्यान रख सकते हैं। और ये रॉलेट सत्याग्रह के बेसिस पे हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सेकंड रुकिए, 112 था ना, 112। नेक्स्ट, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह पे शामिल हुए थे, ये आपको बताना है। कुंवर सिंह से रिलेटेड 1857 के क्रांति के बारे में है, आपको बताना है। 1857 में कुंवर सिंह जो थे वो कहाँ पे ज्वाइन किए थे रिवॉल्ट को अंग्रेजों के खिलाफ, ये आपको बताना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बता दूंगा ये कन्फ्यूज़न कहाँ पे है और किस जगह से आप इसको कन्फ्यूज़न से कैसे बचेंगे।
आंसर करें। देखिए, कुंवर सिंह के द्वारा जो नेतृत्व किया गया था ना, मैं आपको बता दूं, नेतृत्व जो किया गया था इस रिवॉल्ट का, ये किया गया था आरा से, ठीक है, आरा से। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है ज्वाइन कहाँ से किया इन्होंने इस 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसको किस जगह से इन्होंने ज्वाइन किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्यों ऑप्शन नंबर बी क्यों है? दानापुर, ये ध्यान रखिएगा, दानापुर, दानापुर से यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन था जो कि इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया था। और दानापुर यहाँ पे कहाँ पे है? दिस इज पटना में, ठीक है। तो इसीलिए आरा नहीं होगा। तो जिन लोगों के द्वारा आरा बोला जा रहा है, आंसर गलत है, ये ध्यान रखिएगा ताकि आप इसको समझे। यहाँ पे पूछा जा रहा है ज्वाइन कहाँ से किया था, यहाँ पे नेतृत्व के बारे में नहीं पूछा है। नेतृत्व इन्होंने 1857 के रिवॉल्ट का जो किया था वो आरा से किया था, जो कि जगदीशपुर, जगदीशपुर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो नेतृत्व कहाँ से किया गया था? आरा से, लेकिन इन्होंने ज्वाइन जो किया था वो दानापुर से किया था। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? किस स्थान पर ट्राइबल्स ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, ये आपको बताना है। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, ये आपको बताना है किस स्थान में। बताइए किस स्थान में विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ए देख सकते हैं, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बिहार अंतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? यह किसने कहा था, ये आपको बताना है। यह किसने कहा था, ये आपको बताना है। बताइए ये किसने कहा था, ये आपको बताना है। So always with the assent and often to the dictates of the Chamber of Commerce, the government of India is carried on, and this is the white man's burden who said this line. ये आपको बताना है। तो ये लाइन जो है बेसिकली जो कही गई थी, ये लाइन जो कही गई थी, ये इंडियन पीपुल एक मैगजीन है, उसमें ये लाइन कही गई थी, ये ध्यान रखिएगा। और ये लाइन आपको देखने को मिलेगा 27 फरवरी 1903 को कही गई थी, ठीक है। और ये कही गई थी किसके द्वारा? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सच्चिदानंद सिन्हा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नमक सत्याग्रह देख सकते हैं। ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार, इन एडिशन टू मेकिंग सॉल्ट, पीपल चूज टू अपोज द गवर्नमेंट बाय अपोजिंग विच टैक्स। किस टैक्स को यहाँ पे अपोज किया जा रहा था, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। बताइए किस टैक्स को यहाँ पे अपोज किया जाता है, वही आपको बताना है। दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का यहाँ पे विरोध किया गया? तो ए चौकीदारी, बी हाथी, सी डेवलपमेंट, डी मलबा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। विच वन इज द राइट आंसर? ये बेसिकली ये आंदोलन जो हुआ था मुंगेर, सारण, भागलपुर में आपको देखने को मिलेगा। और बेसिकली अगर हम लोग दांडी सत्याग्रह, देखिए नमक सत्याग्रह का दूसरा नाम था दांडी सत्याग्रह। इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को हुई थी और इसका समापन हुआ था 6 अप्रैल 1930। लगभग 24 दिन ये आपका चला था। ये क्वेश्चन पूछा गया है 66वें पेपर में, कितने दिन तक दांडी सत्याग्रह चला है। तो ये ध्यान रखिएगा, सॉल्ट सत्याग्रह, ये ध्यान रखिएगा। और ये बेसिकली चौकीदारी टैक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जिसके ऊपर ये आपका हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? 1938 में जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार को जो चुना गया था, वो किस कारणवश यहाँ पे रिजाइन दी थी, वो आपको बताना है। किस कारणवश इन्होंने रिजाइन दिया था, ठीक है। 1937 में पहला इलेक्शन हुआ था, जिसमें पहले जो चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। प्राइम मिनिस्टर जो बिहार के थे 1937 में जो पहला इलेक्शन हुआ था, वो एमडी यूनुस खान थे, ठीक है। कौन थे? एमडी यूनुस खान, ये ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली ये पहले प्रधानमंत्री थे बिहार के, और इन्हीं के द्वारा बेसिकली क्या किया गया था, यहाँ पे
राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के लिए यहाँ पे ये रिज़ाइन यहाँ पे दिया गया था फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो बाद में जाकर के 1938 में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रिजाइन देने के बाद वापस से कांग्रेस की सरकार आई। अध्यक्षता किसकी थी? सच्चिदानंद सिन्हा की थी। उन्होंने भी फरवरी 1938 में रिजाइन दे दिया था, जो कि पॉलिटिकल प्रिजनर को लेकर के ही विवाद था। ठीक है, तो राजनीतिक बंदियों को यहाँ पे छोड़ने को लेकर के यहाँ पे रिजाइन दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। फिर जा करके आए सत्ता में कौन? सत्ता में आए आपके कृष्ण सिन्हा, जो 1961 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? ये आपको बताना, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बिहार किसान सभा से कौन कनेक्टेड है? कौन कनेक्टेड है? स्वामी सजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा। विच वन इज द राइट आंसर? कौन है? तो अगर हम लोग बात करें तो बिहार किसान सभा से जो थे ये सभी लोग कनेक्टेड है, ये सभी लोग कनेक्टेड है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ई इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा, ई इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। महात्मा गांधी का भारत में सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा था? बताइए, सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा? तो ये तो बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फरवरी 1938, अच्छा ये तो हो गया ना, इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर था। ये तो हो गया क्वेश्चन, रिपीट हो गया क्या? रिपीट हो गया क्वेश्चन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष में प्रकाशित किया गया? बताइए, आर्थिक सर्वेक्षण की बात कही जा रही है, किस वित्तीय वर्ष में प्रकाशित इसको किया गया? इकोनॉमिक सर्वे की बात कही जा रही है, इकोनॉमिक सर्वे, ये बता सकते हैं? बताइए, इकोनॉमिक सर्वे जो है बिहार का सबसे पहले किस वित्तीय वर्ष में जारी किया गया? आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण की बात यहाँ पे कही जा रही है, बताइए। तो ये बेसिकली इसको जो पब्लिश किया गया था, ये डिप्टी चीफ सीएम के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था, जो उस टाइम पे कौन थे? सुशील कुमार मोदी। कौन थे? सुशील कुमार मोदी के द्वारा इसको सबसे पहले पब्लिश किया गया, और ये पब्लिश किया गया 2006 से 7 के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बिहार बहुत पीछे था बाकियों के रिस्पेक्ट में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी देखा जाए तो बिहार का जो था वो 20% ही था विकास दर, देख सकते हैं। और ये सर्वे के द्वारा नोट भी किया गया था कि जो पर कैपिटा इनकम जो था बिहार का, पटना की अगर बात करें तो 7,000 रुपये आपका उस टाइम पे था, और पटना में सबसे मैक्सिमम और सबसे कम सीहोर में था 2,219। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं उस टाइम पे 2006 से 7। अंतिम प्रश्न, इनमें से कौन नीति आयोग का सीईओ है? ये आपको बता, नीति आयोग के सीईओ बताइए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, नीति आयोग के सीईओ पूछा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है नीति आयोग के, ये आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ कांत। ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ कांत इज द राइट आंसर। 2015 से नीति आयोग के सीईओ हैं, ये याद रखिएगा। 1/1/2015 जब से नीति आयोग की स्थापना हुई है तब से ये सीईओ है। ठीक है, क्लियर? कितना सही हुआ याद है सभी लोग को? कितने क्वेश्चन सही हुए आपके? कमेंट सेक्शन में मुझे सभी के आंसर चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे सभी के आंसर चाहिए। ये आपको बता, आप कमेंट्स पे सभी लोग आंसर करेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है, तो आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते हुए चले। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा सभी लोग टाइमली, ताकि इसको कनेक्ट कर सकें। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन, कुछ भी फीडबैक अगर आपको पूछना हो, कोई भी देना हो, तो आप PSC जर्नी 4 में आप भेज सकते हैं, वहीं पे आपको रिवर्ट किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे आपके सोशल अकाउंट लिंक है,
आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं टाइमली क्लासेस को लेकर के, सारे क्लासेस के कनेक्ट करने को लेकर के, ताकि किसी भी तरह का कोई भी परेशानी आपको ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट्स में मुझे सभी के आंसर चाहिए। जय हिंद, जय भारत।